तो इसके बाद देखिए आपका जो लेसन नंबर 14 वर्क वो कंप्लीट हो गया और अब आपका स्टार्ट होगा लेसन नंबर 15 टेक्स्ट बुक। लेसन का नाम है द आईज आर नॉट हियर, आंखें यहाँ नहीं हैं। बहुत अच्छा लेसन है, ये भी इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी। और जैसा मैं हर बार आप लोगों से कहता हूँ कि टेक्स्ट बुक सामने रखिए और एक HB पेंसिल भी सामने रखिए क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास होंगी तो अगर कोई वर्ड आपको कंफ्यूजिंग लगता है या टिपिकल लगता है तो आप उस वर्ड के ऊपर उसका जो मीनिंग है या जो कुछ भी आप उससे संबंधित लिखना चाहते हैं बुक में ही लिखिए, जिससे अगर कभी दोबारा इसको पढ़ते हैं तो ऐसी स्थिति में वो फिर से एक बार क्लियर आपके लिए रहेगा। हाँ, तो सबसे पहले तो आप टेक्स्ट बुक में 140 नंबर पेज पर आएंगे और वहाँ स्टार्टिंग में आपके लिए एक क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन है आपका कि वाई वुड अ ब्लाइंड मैन हाइड, यानी कोई भी अंधा आदमी जो होता है वो इस बात को छुपाता है। किस बात को? द फैक्ट, इस सत्य को, इस तथ्य को, दैट ही इज़ ब्लाइंड, को वो अंधा है। तो हर अंधा आदमी इस बात को छुपाने की कोशिश करता है कि वो अंधा है। अब क्यों छुपाता है या क्या इसका मतलब है वो आप इस लेसन में आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये एक रेल का कंपार्टमेंट है, एक डब्बा है जिसमें 2 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। इन्हीं के ऊपर ये पूरी कहानी है। तो सबसे पहले जो ये लड़का था उसने स्टार्ट किया और वो कहता है कि आई हैड द कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहना। आई हैड द कंपार्टमेंट यानी मैं कंपार्टमेंट में था, टू माई सेल्फ अकेला, या माई सेल्फ का मतलब अकेले से, यानी मैं खुद ही था, अप टू रोना, रोना तक के लिए। तो रेल में यात्रा कर रहा था और रोना तक के लिए वो कंपार्टमेंट में अकेला ही था जब इसने ये बात कही। एंड देन अ गर्ल गॉट इन, वो तो अकेला था लेकिन तभी एक लड़की जो थी वो गॉट इन। गॉट इन का मतलब क्या होता है? टू रीच अ प्लेस, किसी स्थान पर पहुंचना। तो तभी एक लड़की अंदर आई। द कपल हु सो हर ऑफ, सी ऑफ जानते होंगे, सी ऑफ का मतलब होता है विदा करना। तो जो कपल उसको विदा करने आया वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स, वो संभवतः उसके माता पिता थे। दे सीम्ड वेरी अनक्सियस, वे काफ़ी चिंतित लग रहे थे। अबाउट हर कंफर्ट, उस लड़की के आराम को लेकर के, यानी उनकी लड़की थी तो उन्हें थोड़ी सी दुविधा थी कि लड़की को यहाँ ट्रेन में आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा और किस तरीके से ये जाएगी। एंड द वुमेन गेव द गर्ल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन, और जो औरत थी उसके साथ में, यानी जो कपल था उसमें से जो महिला थी, द वुमेन गेव द गर्ल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन, तो उस महिला ने इस लड़की को डिटेल्ड, विस्तृतता से जानकारी दी, इंस्ट्रक्शन दिए, निर्देश दिए। वो निर्देश कुछ इस तरीके से थे कि एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स, जैसे कि वेयर टू कीप हर थिंग्स, अपनी वस्तुओं को कहाँ रखना है। चिंता होती है कि कहीं सामान ऐसे ही मत फेंक देना, कोई उठा ले जाए। व्हेन नॉट टू लीन आउट ऑफ द विंडोज़, लीन आउट का मतलब होता है झांक कर देखना। जैसे अमूमन हम लोग भी ये कह देते हैं कि खिड़की से बाहर मत झांको, तो ऐसा उसने भी कहा कि व्हेन नॉट टू लीन आउट, कि कब बाहर नहीं झुकना, ऑफ द विंडो, खिड़की से। एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, एंड हाउ टू अवॉइड, और कैसे बचोगे, टू स्पीकिंग, बात करने से, स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से, कि अजनबियों से बात करने से कैसे बचोगे। तो इतनी सारी इंस्ट्रक्शन, इतने सारे निर्देश देते हुए उस महिला ने इस लड़की को डिब्बे में अंदर बिठा दिया। दे सेड देयर गुड बाइस, और इसके बाद उन दोनों ने अपना गुड बाई किया। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, और जो ट्रेन थी वो भी पुल्ड आउट, निकल पड़ी, ऑफ द स्टेशन, स्टेशन से। एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट दैट टाइम, इस लाइन के नीचे अंडरलाइन कर लेना, जब अपन आंसर को करेंगे तो इस लाइन का बड़ा महत्व होगा। अब ये जो लड़का है वो क्या कहता है कि एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट दैट टाइम, क्योंकि मैं उस समय पूर्ण रूपेण अंधा था।
अब यहाँ एज एट दैट टाइम उसने लगाया कि आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट दैट टाइम। इसका मतलब सीधे सीधे है उस समय अंधा था, मतलब इससे पहले ये अंधा नहीं था। तो इससे हमें ये पूछा जाएगा कि क्या ये लड़का शुरू से ही अंधा था, तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि पहले ये अंधा नहीं था, बाद में हुआ। तो वो कहता है कि एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट दैट टाइम माई आईज सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस। और मेरी जो आंखें थीं ओनली सेंसिटिव, वो केवल संवेदनाएं ग्रहण कर सकती थी डार्कनेस की और लाइट की। यानी अगर दिन होता था तो मुझे समझ आ जाता था कि दिन है, दिखाई कुछ नहीं देता, और जब नाइट होती तो मुझे समझ आ जाता था कि नाइट है। आई वॉज अनेबल टू टेल वॉट द गर्ल लुक्ड लाइक। तो आई वॉज अनेबल टू टेल, मैं ये कहने में, बता पाने में असमर्थ था कि वॉट द गर्ल लुक्ड लाइक, कि लड़की किस तरीके की दिखती थी, क्योंकि मैं तो अंधा ही था। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता हूँ, मुझे पता हुआ कि सी वोर स्लीपर्स फ्रॉम द वे दे स्लेप्ड अगेंस्ट द हिल्स। लेकिन मुझे इतना ज़रूर समझ में आ गया कि सी वोर, वियर का सेकंड फॉर्म है, कि उसने पहने, स्लीपर पहने हुए थे, फ्रॉम द वे रास्ते में, दे स्लेप्ड अगेंस्ट हर हिल्स। स्लेप्ड अगेंस्ट, किसी से टकराना। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं टू स्ट्राइक समथिंग अगेंस्ट समथिंग, कि किसी भी चीज़ का किसी दूसरी वस्तु से टकराना। तो ऐसा उसे क्यों पता लग पाया कि वो स्लीपर पहने हुई थी? तो दे स्लेप्ड अगेंस्ट हर हील्स, क्योंकि वो उसकी एड़ियों से टकरा रहे थे और चलने में जो आवाज़ आती है स्लीपर की, वो उसे आ रही थी, तो उससे वो समझ गया कि उसने स्लीपर पहने हुए थे। इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स। इट वुड टेक मी सम टाइम, मुझे थोड़ा सा समय लगेगा टू डिस्कवर समथिंग, ये जानने में, अबाउट हर लुक्स, यानी इसके रूप के बारे में मुझे जानने में थोड़ा सा समय लगेगा। एंड परहैप्स आई नेवर वुड, और शायद मैं कभी जान नहीं पाऊँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे पता ही नहीं लगे। बट आई लाइक्ड द साउंड ऑफ हर वॉइस, लेकिन मुझे उसकी आवाज़ की जो ध्वनि थी वो मुझे पसंद थी। एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स, और मुझे उसके स्लीपर की ध्वनि भी पसंद थी। तब मैंने एक क्वेश्चन कर दिया कि आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क्ड। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम देहरा तक पूरे रास्ते भर चलने के या चलोगे। तो मैंने उससे ये जानना चाहा कि क्या तुम देहरा के लिए जाने के लिए बैठे हो। इसके बाद पेज को पलट लें, 140 नंबर 142 पे आ जाएं। आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन डार्क कॉर्नर, और फिर उसने अपने मन ही मन में सोचा कि आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर, कि मैं एक अंधेरे कमरे में बैठा हुआ था। बिकॉज माई वॉइस स्टार्टेड हर, और शायद इस कारण से मेरी आवाज़ ने उसको थोड़ा सा चौंका दिया, चकित कर दिया। शी गेव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन एंड सेड, उसने थोड़ा सा तो भाव दिखाया, लिटिल एक्सक्लेमेशन एंड सेड, और फिर बोली कि आई डिडंट नो एनी वन एल्स वॉज हियर, मुझे पता ही नहीं था कि कोई और भी यहाँ बैठा है। तो कुछ उसने इस तरीके से बिहेव किया कि मैंने तो देख ही नहीं पाया कि तुम भी यहाँ बैठे हो, जब उसने ये पूछा। तो फिर वो कहता है कि वेल ठीक है, इट ऑफन हैपन्स दैट पीपल विद गुड आई साइट, इसको भी अंडरलाइन कर लेना, ये पूरा पैराग्राफ जो है अच्छा पैराग्राफ है, इसमें से क्वेश्चन आएगा। वेल इट ऑफन हैपन्स दैट पीपल विद गुड आई साइट, कि ऐसा अक्सर हो जाता है कि जिन लोगों की आई साइट अच्छी होती है, मतलब जिन्हें ठीक से दिखाई देता है, फेल टू सी वॉट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ देम, वही लोग देखने में असफल हो जाते हैं कि उनके सामने क्या है। बहुत अच्छी लाइन है, हो सकता है कि अभी समझ में नहीं आई हो। तो ये कहना चाह रहा है कि जो लोग अपनी आँखों से अच्छे तरीके से देख लेते हैं, मतलब जिनकी आँखों से सब कुछ दिखाई देता है, वो लोग वास्तविकता में उनके सामने क्या है ये देखने में फेल हो जाते हैं, या वो देख नहीं पाते जो उनके सामने है। अब इसका क्या मतलब है, और आगे देखिए। दे हैव टू मच टू टेक इन, इसका रीज़न उसने ये बताया कि उन्हें बहुत कुछ देखना होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति की आंखें होती हैं उसको मन में ये कॉन्फिडेंस रहता है कि जो भी मेरे सामने आएगा मैं देख ही लूँगा, और इस चक्कर में वो इधर उधर देखता रहता है, यानी वो बिल्कुल ध्यान को कंसंट्रेट नहीं करता कि जो सामने आया मैं उसी को देखना है। वो लापरवाह रहता है देखने के लिए, क्योंकि उसको तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसे बहुत कुछ देखना होता है, इधर भी देखना है उधर भी देखना है, तो किसी भी चीज़ को
कंसंट्रेट करके नहीं देखता। आई सपोज मेरे अनुमान से, वेयर एज जबकि पीपल हु कैन नॉट सी, लेकिन जो लोग देख नहीं सकते, और सी वेरी लिटिल या जो बहुत कम देख पाते हैं, हैव टू टेक इन ओनली द इसेंशियल्स। हैव टू टेक इन, वो सब कुछ देख लेते हैं क्योंकि उन्हें केवल आवश्यक को ही अंदर देखना होता है, क्योंकि उनके लिए जो बहुत मतलब की बात होती है वो बिल्कुल कंसंट्रेट करके रहते हैं कि उन्हें देखना क्या है। अब वो देखते कैसे हैं, तो वो चीज़ों को फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो उससे वो देख लेते हैं। जैसे अगर किसी आदमी को आपने कमरे में बैठा दिया और वो अंधा है और आप उस कमरे में अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो अचानक से बता देता है कि कौन है। जबकि अगर कोई आँखों वाला व्यक्ति होता है, वो खड़ा होता है और आप उसके यहाँ अगर अंदर चले जाते हैं तो हो सकता है कि आप उसके पास तक पहुँच जाएं और तब तक उसे पता ही नहीं लगे। तो ये यहाँ बताने का तरीका है। आई डोंट सी यू आइदर, आई सेड, बट आई हियर्ड यू कमिंग। वो लड़की क्या कहती है, सॉरी वो लड़का क्या कहता है कि आई डोंट सी यू आइदर, आई सेड, मैंने कहा कि मैंने आपको या तो देख नहीं पाया, बट आई हियर्ड यू कमिंग, लेकिन मैंने अंदर आते हुए आपको सुन लिया। आई वंडर्ड, मैं सोचता हूँ कि इफ़ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वॉज ब्लाइंड। ये उसने अपने आप से कहा। तो वो अंदर ही अंदर सोचता है कि इफ़ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट, कि क्या मैं इसे रोक पाऊँगा, उस लड़की को, फ्रॉम डिस्कवरिंग, ये जानने से, दैट आई वॉज ब्लाइंड, कि मैं अंधा हूँ। तो वो अंधा था और वो ये बताना नहीं चाहता था, तो वो मन ही मन सोच रहा था कि मैं अंधा हूँ, क्या मैं इस लड़की को ये पता नहीं लगने दूंगा, क्या मैं इस बात को छुपा पाऊँगा कि मैं अंधा हूँ। और फिर सोचता है कि आई थॉट, मेरे विचार से, प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट, कि मैं अपनी सीट पर बैठे रहकर या अगर बैठा रहूँ, इट शुडंट बी टू डिफ़िकल्ट, तो ऐसा करना कठिन भी नहीं है। यानी तो मैं बड़ी आसानी से छुपा लूँगा, इसको नहीं पता लगने दूंगा कि मैं अंधा हूँ। यानी अगर मैं अपनी सीट पर बैठा रहूँ तो इस काम को कर पाऊँगा, ये काम मेरे लिए कठिन नहीं होगा। द गर्ल सेड, तब लड़की बोली कि आई एम गेटिंग डाउन एट सहारनपुर। तो लड़की ने बताया कि नहीं, मैं देहरा तक नहीं जा रही, मैं सहारनपुर पर उतर जाऊँगी। माई आंट इज़ मीटिंग मी देयर, मेरी चाची मुझसे वहाँ मिलने वाली है। अब यहाँ देखिए, इज़ मीटिंग मी देयर, मुझसे मिलने वाली है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन किसके लिए यूज़ किया गया है, फ्यूचर के लिए। तो इस तरीके से नियर फ्यूचर के लिए भी अगर आपकी कोई प्लानिंग है तो उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। माई आंट इज़ मीटिंग मी देयर, कि मेरी चाची मुझसे वहाँ मिलने वाली है। देन आई हैड बेटर नॉट बी टू फैमिलियर, फिर वो कहता है कि देन आई हैड बेटर नॉट बी टू फैमिलियर, तो हमारा एक दूसरे से ज़्यादा परिचय बढ़ाना ठीक नहीं है। आई सेड, मैंने कहा, आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स, और उसने फिर उससे कहा कि चाचियाँ तो बहुत ज़बरदस्त प्राणी होती हैं, बड़े कठिन प्रकार की प्राणी होती हैं। वेयर आर यू गोइंग, सी आस्क्ड, फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो मैंने जवाब दिया कि टू देहरा, कि मैं तो देहरा तक जा रहा हूँ, एंड देन टू मसूरी, और वहाँ से मसूरी जाऊँगा। तो वो लड़की कहती है, ओहो हाउ लकी यू आर, अरे तुम तो कितने भाग्यशाली हो। आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी, आई विश, काश, आई वर गोइंग टू मसूरी। अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि आई के साथ कभी भी हम वर का यूज़ नहीं करते, आई के साथ आप लोग हमेशा वॉज का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ उसने आई के साथ वर का यूज़ किया है। तो जब भी आप आई के साथ वर का यूज़ करते हैं, अभी एक दो दिन के बाद ही जो सब्जेक्टिव मूड जिसे कहते हैं, तो इसका एक डिटेल में वीडियो में बनाने वाला हूँ कि किस तरीके से आई के साथ वर का यूज़ किया जाता है। अभी आप सामान्य से समझ लें कि जब आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करते हैं, जब आप कल्पना की बात करते हैं, यानी जब आप वास्तविकता से परे कोई बात करते हैं जो रियल नहीं हो सकती, तो इस तरीके की अगर बात करते हैं, तो यहाँ आप आई के साथ तो क्या, कोई भी सब्जेक्ट होता है आप उसके साथ वर का यूज़ करते हैं। ठीक, सब्जेक्ट कोई भी हो, अगर आपका ही है तब भी आप वर का यूज़ करेंगे, सी है तब भी आप वर का यूज़ करेंगे। इट मीन्स हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए वर का यूज़ किया जाता है, और ये कोई टेंस नहीं होता, ये सब्जेक्टिव मूड होता है, ये भाव होता है, उसे व्यक्त करने के लिए ये एक अलग से टॉपिक है, इसे आपको क्लियर करना है। किस तरीके से, जैसे अगर आपने कहा कि आई वर यू, इफ़ आई वर यू, अगर आप ये कहते हैं कि इफ़ आई वर यू, कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता, तो कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जगह हो तो नहीं सकता। अगर आप कहते हैं कि इफ़ आई वर अ वर्ड,
यदि मैं एक पक्षी होता तो आई वुड फ्लाई टू यू, तो मैं तुम्हारे लिए उड़ता। तो कोई ऐसा हो तो नहीं सकता। इसका मतलब ये केवल एक कल्पना है। तो इस तरीके की काल्पनिक दुनिया में सब्जंक्टिव मूड का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ उसने यूज़ किया है आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी, काश मैं भी मसूरी जा पाती, लेकिन वो जा तो नहीं पा रही। आई लव द हिल्स, क्योंकि मुझे भी हिल्स पसंद है, मुझे भी पहाड़ियाँ पसंद है, स्पेशली इन अक्टूबर, और विशेषकर अक्टूबर के महीने में। यस दिस इज़ द बेस्ट टाइम, और वो कहता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा समय होता है। आई सेड कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज़, और मैंने अपनी याद को ताज़ा करते हुए उससे कहा कि हाँ अक्टूबर का समय बहुत अच्छा समय होता है। द हिल्स आर कवर्ड विद वाइल्ड डहेलिया, वहाँ का कोई फूल होगा कि जो पहाड़ियाँ होती हैं वो उस समय पर जंगली डहेलिया से ढकी हुई होती हैं। एंड द सन इज डिलीशियस, और सूर्य उस समय काफ़ी चमकदार होता है। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन, ज़्यादातर जो टूरिस्ट होते हैं वो चले गए होते हैं। एंड द रोड्स आर क्वाइट, जो सड़कें होती हैं वो बिल्कुल शांत होती हैं। एंड ऑलमोस्ट डेजर्टेड, और करीब करीब सुनसान होती हैं। यस अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम, हाँ अक्टूबर का समय बहुत अच्छा समय होता है। इतना कहने के बाद सी वॉज साइलेंट, वो शांत हो गई। एंड आई वरीड इफ़ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर, लेकिन मुझे तो चिंता हो गई कि क्या मेरा कोई ऐसा शब्द निकल गया जिससे इनको चोट पहुंची हो, इसलिए ये शांत हो गई। इफ़ माई वर्ड हैड टच्ड हर, क्या मेरे किसी भी शब्द ने इसको चोट पहुंचाई, हर्ट किया। और वेदर सी थॉट मी अ रोमांटिक फूल, या इन्होंने मुझे कहीं एक रोमांटिक फूल तो नहीं समझ लिया, रोमांटिक मूर्ख तो नहीं समझ लिया। देन आई मेड अ मिस्टेक, तब मैंने एक गलती कर दी और मैंने पूछ लिया उससे कि व्हाट इज़ इट लाइक, आई आस्क्ड, क्या ये किस तरीके का है। किस तरीके का पूछने का मतलब कि जो नज़ारा दिख रहा है वो किस तरीके का है। तो मैंने ये गलती कर दी, मैंने उनसे पूछ लिया कि नज़ारा किस तरीके का है। तो सी सीम्ड टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन, लेकिन सी सीम्ड टू फाइंड, उन्हें प्रतीत नहीं हुआ कुछ भी विचित्र, स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन